प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो प्रश्न बैंक दी गई है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की तैयारी हेतु पुनरावृत्ति की जा रही है, जिसमें पहला प्रश्न है एकाधिकेन पूर्वेण विधि से पूर्वेण का प्रयोग कर 85 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है और यहाँ समझाने का मतलब ये नहीं कि यही सवाल आएगा, हमें विधि याद होना चाहिए कि हम किस प्रकार से ऐसे सवालों को करेंगे। तो यहाँ जैसे 85 का वर्ग है तो इसमें हम इसको 85 गुणित 85 लिखेंगे, फिर एक आड़ी लाइन एक खड़ी लाइन खींचेंगे, दाहिनी तरफ इकाई का इकाई में गुणा करेंगे 55 25 और एकाधिकेन पूर्वेण मतलब यहाँ पर हम इसको एक अधिक करेंगे तो 8 में 1 अगर हम जोड़ते तो ये 9 हो जाएगा और दाही का दाही में गुणा 9 8 72। तो इस प्रकार से यहाँ 85 का वर्ग जो होगा वो आएगा, ये संख्या हो जाएगी 7225 बराबर 85 का वर्ग हो जाएगा 7225। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 2 देखें कि उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण 45 अंश का है। तो इस प्रकार के सवालों में एक सवाल इस प्रकार का भी आ सकता है। तो जब बाह्य कोण दिया गया हो तो यहाँ हमें एक सूत्र का उपयोग करना है कभी भी कि कोण की माप गुणित भुजाओं की संख्या। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण के लिए एक संबंध होता है बराबर 360 अंश। तो यहाँ सवाल में हमको बाह्य कोण की माप दी गई है 45 अंश, तो 45 अंश गुणित भुजाओं की संख्या बराबर 360 अंश। तो इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360/45। अगर हम इसको 9 से काट दें 9 5 45 9 चौके 36 40 5 एकम 5 5 8 40 बराबर 8। तो उत्तर हो जाएगा, उसमें भुजाओं की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखें। निम्नलिखित में A, B, C का मान ज्ञात कीजिए। A, B और 4 धनी यहाँ दिया है 3 7 और 2 और नीचे यहाँ पर दिया गया है 9 2 और C। तो इसका हल हम यहीं बाजू में कर ले रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मतलब 4 और 2 को मतलब यहाँ हम जोड़ेंगे तो देखा जाए तो 4 और 2 इनको जोड़ें तो कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर C का मान क्या हो जाएगा 6।
तो ये हम देखें तो यहाँ उत्तर हमारे पास सी बराबर हो रहा है 6। दूसरा यहाँ देखिए बी धन 7 बराबर 2, तो ऐसा यहाँ पर कौन सी संख्या को 7 में जोड़ा जाए, तो कहेगा इस स्थान पर 2 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या 5 हो सकती है। तो यहाँ पर बी के स्थान पर 5 लिखेंगे तो 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल का 1 आएगा। तो यहाँ पर ए के स्थान पर हम क्या लिखें कि नीचे 3 है और यहाँ पर नीचे 9 है, तो 3 और 1 4 हो गया। तो यहाँ इसमें कौन सी संख्या आएगी कि उसको जोड़ने पर ही 9 हो जाए। तो यहाँ हम देखें 3 और 1 4 होता है, तो 5 अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर 5 आएगा, तो ये बराबर 9 हो जाएगा। तो अर्थात ए की जगह क्या आया 5, ए बराबर 5, बी बराबर भी 5 आया और सी बराबर 6, यही इसका उत्तर होगा। इसी क्रम में हम देखें प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 441 मीटर वर्ग है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल दिया गया 441 वर्ग मीटर या मीटर वर्ग, तो इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है भुजा का वर्ग, भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया 441 बराबर भुजा का वर्ग, भुजा का हमको मान ज्ञात करना है। तो ऐसी कौन सी संख्या, जैसे यहाँ भुजा का वर्ग लिखा है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर 441 आता है, तो हमें मालूम है 21 का वर्ग बराबर 441 होता है। तो यहाँ हम भुजा का वर्ग, दोनों तरफ अगर हम देखें तो ये दोनों की घात 2 है, तो इस घात को अगर हम हटा दें तुलना करके, तो इसलिए भुजा बराबर आ जाएगा 21 मीटर, यही उत्तर होगा। उस वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो वो 21 मीटर होगी। तो यहाँ पर हम या तो इस प्रकार से कर सकते हैं या इसका भुजा बराबर, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भुजा बराबर 441 का वर्गमूल। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे हम तो ये भी 21 का 21 ही आएगा। दोनों विधियों से यही उत्तर आएगा। इसी क्रम में महत्वपूर्ण सवालों के क्रम में हम एक सवाल देखें। इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की घात m भागित 5 की घात 3 ऋण 3 बराबर 5 की घात 5। घातांक और घात पर आधारित ये सवाल है, तो इसमें घातांक नियमों का उपयोग होगा। और घातांक के जो नियम होते हैं कौन कौन से होते हैं कि जैसे घातांक नियम होता है x गुणित a, x की घात b, मतलब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, a धन b। दूसरा x की घात a भागित x की घात b, आधार समान हो तो भाग देने पर घातांक घट जाते, तो a ऋण b। इन नियमों का हमको ज्ञान होना चाहिए, नहीं के आधार पर ही सवाल हल होगा। तो यहाँ इस सवाल में हम देखें बाएं पक्ष में लिखा है 5 की घात m भागित 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5। तो यहाँ ये दोनों के आधार समान है और हम भाग दे रहे हैं, तो आधार समान हो और भाग देते हैं तो घातें आपस में घटती है। तो घातांक नियम से क्या हो जाएगा, 5 की घात m ऋण 3 बराबर 5 की घात 5। यहाँ हमने नियम लगाया कि x की घात a भागित x की घात b बराबर x की घात a ऋण b। अब यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 की घात m धन 3 बराबर 5 की घात 5। अब
आधार समान है तब घातों की तुलना करने पर, तो आधार समान है तो घातों की अगर हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो m-3 बराबर 5, तो m बराबर 5 ऋण 3, तो m बराबर 2, तो उत्तर हो जाएगा इसका m बराबर 2, तो यही इसका उत्तर हुआ। प्रश्न बैंक के आधार पर हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। प्रश्न है कि रुपये 2400 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र होता है कि A बराबर P 1/r/100 पूरी घात n, जहाँ A है चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं और उसमें से मूलधन को घटाकर ब्याज ज्ञात करते हैं, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। तो हम इस सूत्र में अगर लिखें तो A बराबर PP मूलधन कितना 2400 रुपये, फिर 1/r दर है 5% और बटे में कितना है 100 और पूरे की घात समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसको अगर हम हल करते हैं तो 2400 5 से अगर काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा, कोष्टक में 20 एकम 20 और 21, तो ये आ जाएगा 21/20 की घात 2। इसको अगर हम हल करें तो 2400 घात 2 बार है तो 21 गुणित 21/20 गुणित 20, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे कट जाएगा 2 एकम 2, 2 छिंग 2 से 12 बार, फिर 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो यहाँ अगर देखा जाए तो 6 गुणित 21 गुणित 21, हमें पता है कि 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो 6 गुणित 441, अगर इसका गुणा किया जाए तो 6 एकम 6, 6 चौके 24 का 4 हासिल का 2, 6 चौके 24 और 2 26, तो इतने रुपए इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया रुपये 2646। तो अब ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वह होगा E ऋण P, मतलब ये 2646 ऋण 2400, अगर इसको घटाया जाए तो हम देखें तो ये 2646 में से 2646 में से अगर 2400 को घटाया जाए तो घटाने पर ये 6 आ गया, 4 आ गया, 6 में 4 गया तो 2 बचा, तो 246 रुपये, 246 रुपये ब्याज होगा। ये इसका उत्तर होगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, तो रुपये 246। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम देखें प्रश्न क्रमांक 7, ये क्रम हमारे यहाँ प्रश्नों के हैं, बाकी प्रश्न बैंक का कोई निर्धारित क्रम, ये क्रम उसका नहीं है। तो यहाँ 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 95 है, 2 संख्याओं का योग 95 है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है,
एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न के अनुसार यहाँ पर दिया गया कि दो संख्याओं का योग 95 है। एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो माना पहली संख्या x है। अगर हमने मान लिया कि पहली संख्या जो छोटी है वो x है तो दूसरी संख्या इससे 15 अधिक होगी, तो दूसरी संख्या बराबर x धन 15 होगी। प्रश्नानुसार दिया गया है कि दोनों का योग है 95। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या x धन दूसरी संख्या x धन 15 बराबर है 95। तो x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x धन 15 बराबर 95। तो 2x बराबर 95 ऋण 15। तो यहाँ अगर इसको घटाएंगे तो 2x बराबर 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8। x बराबर 80/2, 2 से अगर इसको काटें 40 बार तो x बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ जो उत्तर होगा पहली संख्या, उत्तर में हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 40 और दूसरी संख्या बराबर x धन 15। तो 40 धन 15 तो बराबर ये हो जाएगा 55। तो एक संख्या हो गई 55 और एक संख्या होगी 40। इन दोनों को अगर जोड़ें तो हम देखें कि योग इनका 95 होता है। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सवालों में एक प्रश्न हम देखें, प्रश्न क्रमांक 8। तो इसमें समीकरण हल करने पर आधारित भी एक सवाल आ सकता है। तो समीकरण हल कीजिए। तो इसमें 7y धन 4 बटे y धन 2 बराबर ऋण 4/3। इस प्रकार का अगर कोई सवाल आता है समीकरण हल कीजिए वाले, जिसमें हमको चर राशि y का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे। उन प्रश्नों के क्रम में हम एक और सवाल देखेंगे। समीकरण हल कीजिए 7y धन 4 बटे y धन 2 बराबर ऋण 4/3। तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, इसमें तिर्यक गुणा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ 3 का गुणा इसमें होगा तो 7y धन 4 में गुणा होगा 3 का, तो गुणित 3 बराबर ये y धन 2 का गुणा होगा तो ऋण 4 गुणित y धन 2। तो ये गुणा करेंगे तो 3 7 21, तो 21y धन 3 चौके 12 बराबर ऋण 4 का y में होगा तो ऋण 4y और 4 दूनी 8, तो ऋण 8 हो जाएगा। तो y वाली एक तरफ पक्षांतरित करेंगे तो 21y धन 4y और ये ऋण 8 और ये 12 यहाँ से इधर, तो ऋण 12, धन का ऋण, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। 21 और 4 25, तो ये 25y हो गया। दोनों संख्याएं आपस में जुड़ गई। यहाँ भी दोनों ऋणात्मक है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा ऋण 20। अब यहाँ y बराबर कितना होगा, तो ऋण 20/25। तो अगर इसको सरल किया जाए तो 4 5 चौके 20 और 55 25, तो ये हो जाएगा ऋण 4/5। तो अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा कि y का जो मान होगा वो होगा ऋण 4/5। यही इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार के सवालों में हम तिर्यक गुणा करके इस प्रकार से इसे हल करेंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवालों में हम एक देखें, प्रश्न क्रमांक 9, 9वां सवाल। तो एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 5 है और उनके बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार के सवाल में हमें सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो बराबर होता है 1/2 b1 धन b2। अब यहाँ पर ये b1 b2 समांतर भुजाओं को हमने कहा है और गुणित h यानी उनके बीच की दूरी या ऊंचाई को हम कहते हैं h से दर्शाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सवाल के अनुसार 1/2 कोष्टक में b1 समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी 10 और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जाएगा 10 धन 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई उनके बीच की दूरी कितनी 6 है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1/2 गुणित 10 और 5 15 हो गया और गुणित 6, तो 2 से अगर काटा जाए तो 2 तिया 6, तो 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का वर्ग। तो उत्तर उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 45 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार हम 10वें सवाल में अगर हम देखें, एक और सवाल देख लें, तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के हिसाब से। तो यहाँ गुणनखंड कर भाग दीजिए, इस प्रकार का भी एक बीजगणितीय व्यंजक पर आधारित सवाल अगर आता है तो या तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आता है या गुणनखंड कर भाग दीजिए। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो 5p का वर्ग ऋण 25p धन 20 भागित p ऋण 1। तो इस प्रकार का अगर सवाल आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देना है तो हम पहले जिसमें भाग देना है उसको ऊपर लिख लें और जिसका भाग देना है उसको नीचे लिख दिया हमने। अब यहाँ गुणनखंड कर हमको ये करना है, तो इसमें गुणनखंड निकालने के लिए हम देखें क्या ये 5p का वर्ग ऋण 25p धन 20, इसमें से कोई संख्या उभयनिष्ठ आ सकती है, कॉमन आ सकती है। तो यहाँ देखा जाए तो 5 सब में से आ सकता है। तो 5 को हम बाहर लिख लें तो अंदर बचेगा p वर्ग ऋण, अब 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 25 मतलब 5 आएगा ये, धन 20, तो 20 में अगर 5 का भाग दे तो 4, क्योंकि 5 चौके 20 मतलब 25 को हम 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, 20 को 5 गुणित 4 लिख सकते हैं। तो 5 सब में से उभयनिष्ठ बाहर आ गया, कॉमन लिख दिया, कॉमन बाहर आ गया और बटे p ऋण 1। अब हम ये जो कोष्टक के अंदर इन संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो विधि होती है, यहाँ पहला और आखिरी इनका गुणनफल, तो 1 गुणित 4, तो गुणा करने पर 4 होना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर बीच में जो लिखा है 5, ऐसी कौन सी संख्या होती है, तो 4 एकम 4 होता है और 4 में अगर 1 जोड़ा जाए तो 5 होता है। तो या तो हम सर्वसमीका से या इस प्रकार से इस विधि से हल कर सकते हैं। तो 5, तो हम इसमें ये जो p वर्ग है, तो p वर्ग ऋण 5 को हम लिख देंगे 4 धन 1, क्योंकि 4 में 1 जोड़े तो 5 इतना ही होता है, मतलब उसको 2 भागों में तोड़ना है। और इसी प्रकार से
4 है तो इसको हमने 4 लिख दिया, बटे में p ऋण 1। अब यहाँ पर हम देखें तो 5, तो अंदर p वर्ग ऋण, कोष्टक खोलेंगे तो p और 4 का गुणा होगा तो ऋण 4p ऋण p धन 4 बटे में हो जाएगा p ऋण 1, तो 5। तो कोष्टक में अभी इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे हम, देखा जाए इन दोनों में से p आ जाएगा तो p ऋण 4 बचा, और यहाँ ऋण 1 बाहर लेंगे तो p ऋण 4 पूरे के बटे में p ऋण 1। अब हम इसको दोनों में से अगर देखा जाए तो p ऋण 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो p ऋण 4 एक गुणनखंड हो गया, तो दूसरा गुणनखंड क्या बचेगा, p ऋण 1, तो p ऋण 1 बचा, और पूरे के बटे में p ऋण 1 है। तो यहाँ p ऋण 1 से p ऋण 1 कट जाएगा, तो क्या बचा ये 5p ऋण 4। तो मतलब इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड किए और गुणनखंड करके भाग दिया, मतलब ये इससे इसको काट दिया, तो उत्तर हो जाएगा इसका, तो उत्तर बराबर 5p ऋण 4। तो ये परीक्षा उपयोगी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रश्न बैंक दी गई है, उसमें से इन सवालों को जो अच्छे लगे उनके छांट कर समझाया गया और कोशिश की गई कि इससे छात्र अच्छे से अच्छा कर सकें, और इनकी पहले तैयारी अच्छे से करें, उसके बाद बाकी और सवाल जो करना हो करें। पर ये परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे और इसका लाभ छात्रों को अवश्य मिलेगा।